उस दिन सासू माँ और बहू रानी दोनों ने सोचा आने वाले त्योहार के लिए वो कपड़े खरीदेंगे और उसके लिए वो शहर जाएंगे। शहर जाने के लिए वो दोनों तैयार होने लगे। 2-3 साड़ियों की दुकान यहाँ वहां वो घूमे और बहुत कुछ देखे भी। फिर उन्होंने खरीदा जो उन्हें चाहिए था। जब निकलने ही वाले थे उस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। फिर अनामिका कहती है, सासू माँ, सुबह से अभी तक हमने कुछ नहीं खाया है। सिर्फ हम खरीदारी में ही व्यस्त थे। बहुत भूख लगी है, कुछ खाए? मुझे भी बहुत भूख लगी है, पर आसपास तो कुछ नहीं दिख रहा। फिर वो आगे चले गए। वहाँ उन्हें एक नूडल्स की गाड़ी दिखी। वो देखकर, सासू माँ, वहाँ पे नूडल्स की गाड़ी लगी है, चलिए वहाँ जाकर हम खाते हैं। सेवई जैसी लग रही है, कुछ लंबा लंबा। नहीं सासू माँ, उसे नूडल्स कहते हैं। वो खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। आप मेरे साथ आइए। बाबू, 2 प्लेट्स नूडल्स देना। चिकन नूडल्स चाहिए या एग नूडल्स, बताइए। 1 प्लेट चिकन नूडल्स और 1 प्लेट एग नूडल्स दे दीजिए। तुम दोनों का 1-1 प्लेट बोलती तो हम दोनों खा पाते। सासू माँ, हम दोनों आधा आधा मिलकर खाएंगे, तब जाकर हम चिकन नूडल्स और एग नूडल्स का स्वाद चख पाएंगे। हाँ बहू रानी, तुम तो बहुत बुद्धिमान निकली। इस तरह से वो अनामिका की तारीफ की। वो आदमी लाकर उन्हें नूडल्स दे दिया। वो दोनों बंटवारा करके नूडल्स खाने लगे। ये नूडल्स तो बहुत स्वादिष्ट है, तुमने इसे बहुत अच्छा बनाया है बेटा। इस तरह बाद में वो आदमी की तारीफ करती है। अनामिका ने भी उसकी तारीफ की। वो दोनों नूडल्स पार्सल भी ले लिए और उसे पैसे देकर अपने गांव की तरफ निकल लेते हैं। शाम तक वो अपने घर पहुंच जाते हैं। सासू माँ, अब हिम्मत नहीं हो रही है खाना पकाने की। पार्सल लाए हैं ना, उसी को खाकर सो जाते हैं, चलिए। सासू माँ ने भी हाँ कह दिया। फिर वो नूडल्स पैकेट ढूंढने लगी, पर वो कहीं ना मिले। अरे बहू रानी, लगता है नूडल्स का पैकेट बस में ही छोड़ा है। अब तो हमें खाना पकाना ही पड़ेगा। सासू माँ, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है पकाने की। मैं सोने जा रही हूँ। मेरी भी हिम्मत नहीं है, मैं भी चली सोने। इस तरह वो दोनों आराम करने चले गए। आराम तो कर रहे थे, पर वो अपने सपनों में भी बार बार नूडल्स नूडल्स ही कह रहे थे। अचानक शारदा उठ जाती है और कहती है, मुझे नूडल्स चाहिए। इस तरह शारदा चिल्लाती है। उधर अनामिका भी चिल्लाने लगती है, मुझे नूडल्स चाहिए। इस तरह वो भी चिल्लाती है और फिर दोनों उठकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। सासू माँ, ये क्या, हम दोनों नूडल्स के लिए इतने पागल हो गए? हाँ बहू रानी, हम दोनों नूडल्स के लिए पागल हो गए हैं। कुछ भी हो, हम दोनों को नूडल्स बहुत पसंद आए। हम बार बार बाहर जाकर नहीं खा सकते। तुम इस बारे में कुछ परिकल्पना करो ना, बुद्धिमान हो। सासू माँ, मुझे एक तरकीब आई है। हमारे गांव में एक भी नूडल्स की गाड़ी नहीं है। हम नूडल्स की गाड़ी लगा सकते हैं और हर दिन जितना मन खा सकते हैं। साथ ही साथ उन्हें बेचकर हम पैसे भी कमा सकते हैं। क्या कहती हैं? अरे वाह, ये कोई दिमाग है या कुछ और? तुम्हारा दिमाग तो बड़ा अच्छा काम करता है। हाँ, मैंने ऐसी कोई भी चीज आसपास में कभी नहीं देखी है और लगता है ना ही देखूंगी। तुम्हारी सोच को सलाम। कल शाम से ही हम व्यापार शुरू कर सकते हैं। जो जो सामान लगेगा मुझे बता दो, मैं लाकर तुम्हें दे दूंगी। फिर उन्होंने इस तरह से चर्चा की और कहा कि कल सुबह बात करेंगे इस बारे में। ये कहकर वो आराम करने चले गए। दूसरे दिन सुबह अनामिका नींद से जागी और सारे राशन का लिस्ट बना दी। राशन की लिस्ट को लेकर शारदा बाजार चली गई और उन सभी को ले आई। फिर सासू माँ और बहू रानी बैठकर सोचने लगी कि नूडल्स बनाते कैसे हैं। अनामिका, मैंने देखा था जब वो आदमी नूडल्स बना रहा था। तुम चिंता मत करो। ठीक है माँ। इसके बाद वो उस छोटी सी गाड़ी में नूडल्स बनाने लगे। नूडल्स, स्पेशल नूडल्स। आइए बाबू, आइए, एक बार चख के जाइए। एग नूडल्स, चिकन नूडल्स, स्पेशल नूडल्स। आप सभी को बार बार आने का मन करेगा। एक बार खाएंगे तो बार बार खाएंगे। आइए बाबू, आइए। इस तरह वो चिल्ला चिल्ला कर बोलती है। उसकी आवाज सुनकर कई लोग वहाँ आते हैं। कई लोगों को नहीं पता था नूडल्स का स्वाद कैसा होता है आखिर में। कई लोग जो शहर में नूडल्स खाए थे वो वहाँ आए नूडल्स खाने के लिए, क्योंकि अब गांव में भी मिलने लगा था। इस तरह एक के बाद एक नूडल्स वो देते गए और उनका व्यापार अच्छा चलने लगा। फिर वो सारे सामान इकट्ठा करके और जितने पैसे उन्होंने कमाया था
उन सबको लेके वापस जाने लगे। अरे, लोगों को खिलाने के चक्कर में अपने लिए एक पैकेट भी नहीं रखा। सासू माँ, मुझे पता था आप ऐसा ही करने वाली है, इसीलिए मैंने एक पैकेट नूडल्स पहले ही रख लिया था। अरे बहू रानी, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। ये कहकर दोनों सासू माँ और बहू रानी नूडल्स खाने लगे। इस तरह वो रोज नूडल्स बनाते थे और उन्हें बेचते थे। जब ऐसा ही चल रहा था, एक दूसरा इंसान उन्हें देखा देखी नूडल्स का व्यापार शुरू कर देता है उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर। ये देखकर सासू माँ बहू रानी कहती है, देखा सासू माँ, किशोर हमें देखा देखी नूडल्स का व्यापार शुरू कर दिया है और हमारे साथ प्रतियोगिता करना चाह रहा है। अगर हम ऐसे ही चुपचाप रहे तो कल 10 और लोग यहाँ आकर एक ही चीज का व्यापार करेंगे। अरे बहू रानी, पता नहीं अब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है सासू माँ, अब एग नूडल्स और चिकन नूडल्स नहीं, बल्कि अब हम अलग अलग तरह के नूडल्स जैसे समोसा नूडल्स, भज्जी नूडल्स, ऐसे नई नई चीज बनाएंगे और नए नए नाम देकर उसे लोगों को बेचेंगे। अरे वाह, सुन के ही मुंह में पानी आ रहा है। हम ये सब बनाएंगे और किशोर को अपनी क्षमता दिखाएंगे। वो इस तरह सोचते हैं। फिर दूसरे दिन से ही वो अलग अलग तरह के नूडल्स बनाकर लोगों को बेचने लगते हैं, ताकि लोगों को भी पता चले अलग अलग तरह के नूडल्स बन रहे हैं। आइए आइए सभी कोई आइए, हमारे पास चिकन नूडल्स, एग नूडल्स, अलग अलग तरह के नूडल्स भी मिल रहे हैं, जैसे भाजी नूडल्स, बोंडा नूडल्स, समोसा नूडल्स, मंचूरियन नूडल्स, अलग अलग तरह के नूडल्स। आइए बाबू आइए। इस तरह वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं। फिर जो लोग किशोर के पास थे वो वहाँ पर भाग कर आ जाते हैं। फिर से उनका व्यापार पहले जैसा चलने लगा और इस तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। हे भगवान, इस सास बहू का मुकाबला मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरह का व्यापार नहीं चाहिए मुझे। फिर वो व्यापार छोड़ देता है। ये देखकर सासू माँ और बहू रानी कहती है, चलो अब हमारे साथ मुकाबला करने को कोई नहीं रहा। ये सोचकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों के बाद सासू माँ और बहू रानी एक नया दुकान खोलती है और उसका नाम रखती है स्पेशल नूडल्स। उस दुकान में तरह तरह के विचित्र रकम के नूडल्स पाए जाते थे, जिसे वो अलग अलग तरीके से बनाते थे और अच्छे अच्छे नाम से लोगों को बेचते थे। और ऐसे ही कुछ दिनों में सासू माँ और बहू रानी का नूडल्स का दुकान बहुत जनप्रिय हो जाता है। वो बहुत पैसे कमाते हैं। ये देखकर कई लोग नूडल्स का दुकान खोलते हैं उनसे प्रतियोगिता करने के लिए, पर किसी की भी सासू माँ और बहू रानी की तरह अकल ना होने की वजह से अपना अपना दुकान बंद करना पड़ता है। इस तरह वो अपने नूडल्स के दुकान से अपनी जीविका चलाते हैं और सासू माँ बहू रानी की एक छोटी सी तरकीब उन्हें अमीर बना देता है। सिर्फ वो कम वक्त में अमीर ही नहीं बने, बल्कि उन्होंने अच्छी खासी जनप्रियता भी हासिल कर ली, जिससे वो गरीबों की भी सहायता करने लगे और वो कई लोगों को रोजी रोटी भी दिए। इस तरह एक छोटी सी परिकल्पना सासू माँ और बहू रानी की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दी। उसका नाम अनामिका था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे किसी अनजान बीमारी के कारण। इसी वजह से अनामिका ने जिद ठान ली कि वो अच्छे से पढ़ाई करेगी और डॉक्टर बनेगी। और जैसा उसने सोचा था, बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके वो एक अच्छी डॉक्टर बन गई। उसने अपना एक अस्पताल बनवाया और गरीबों को मुफ्त में सेवा करने लगी। जब ऐसा ही चल रहा था, श्याम नाम का एक इंसान हॉस्पिटल आया अपनी माँ को लेकर और सीधा अनामिका के पास गया। बताइए क्या प्रॉब्लम है? जब अनामिका ने इस तरह से पूछा तो वो घूर के अनामिका को देखने लगा। अनामिका भी उसे देखने लगी। आपका नाम श्याम है क्या? आप अनामिका है? हाँ श्याम, बताओ कैसे हो तुम? अरे, जब से मैं आया हूँ तब से यही सोच रहा था। वैसे हम 10वीं तक साथ में ही पढ़ाई किए थे। उसके बाद मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। मैंने बहुत कोशिश की तुमसे मिलने की, पर मुझे पता चला कि तुम दूर जाकर अपनी पढ़ाई कर रही हो। क्या तुम सोशल मीडिया में भी नहीं हो? हाँ श्याम, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मैं सोशल मीडिया से दूर चली गई थी। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी भी नहीं है।
नीलिमा ने कहा था उसके पास तुम्हारा नंबर है, पर अचानक से उसका फोन खराब हो गया। सोचा था तुम्हें फोन करूंगी। कहते हैं ना, किसी चीज को दिलो जान से चाहो तो वो आपको मिल ही जाती है। देखो तुम सीधा सामने आ गए। वैसे ये कौन है? ये मेरी माँ है। कुछ दिनों से इन्हें घुटनों में दर्द की शिकायत हो रही थी, इसी वजह से मैं इन्हें यहाँ ले आया हूँ। वैसे तो कई प्राइवेट हॉस्पिटल थे, सभी ने कहा कि अनामिका हॉस्पिटल ले जाने के लिए, क्योंकि वहाँ इलाज फ्री में होती है। तुमने अच्छा नाम कमाया है अनामिका। इस तरह श्याम ने उसकी बहुत तारीफ की। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आइए माँ जी, जांच कर लेती हूँ एक बार। इस तरह से वो श्याम की माँ को अंदर ले आई। कुछ देर के बाद सारे रिपोर्ट्स आ गए। फिर अनामिका कहने लगी, डरने की कोई बात नहीं, इनके घुटनों के अंदर का मंजा कम हो चुका है। ऐसे वक्त में हाई प्रोटीन युक्त भोजन लेना चाहिए। मैं प्रेस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ, उन दवाइयों को जरूर ले। इस तरह से उसने दवाइयाँ लिख दी। श्याम ने भी हाँ कहा और ले लिया। श्याम अनामिका से फिर कहने लगा, अच्छा अपना फोन नंबर दे दो। फिर अनामिका ने अपना नंबर दे दिया। वो दिन खत्म हो गया। अगले दिन श्याम ने अनामिका को फोन किया। फिर अनामिका कहने लगी, हेलो श्याम, कैसे हो तुम? और अभी कहाँ हो? कैसी है तुम्हारी माँ की सेहत? मैं तो पूछना ही भूल गई थी, तुम करते क्या हो? मैं इतने सारे सवालों का एक साथ जवाब नहीं दे सकता। मैं ठीक हूँ और मेरी माँ ठीक से दवाइयाँ भी ले रही है और अभी वो ठीक है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे काम करता हूँ। अच्छा, जो तुम चाहते थे वो बन गए। इसी तरह वो अक्सर एक दूसरे से बातें किया करते थे। कई दिन निकल गए। एक दिन अनामिका कहने लगी, श्याम, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। कई दिनों से ये कहना चाह रही थी। मैं बहुत दुखी थी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम फिर से मेरी जिंदगी में आओगे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम भी करते हो तो क्या मुझसे शादी करना चाहोगे? इस तरह अनामिका ने कहा। फिर ये सुनकर श्याम कहने लगा, अरे अनामिका, मैं तुमसे ये खुद कहना चाह रहा था, पर तुमने ही कह दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी माँ से तुम्हारे बारे में अक्सर बातें किया करता हूँ, पता है तुम्हें? कुछ दिनों के अंदर उन दोनों की शादी हो गई। अनामिका अपना घर का सारा काम निपटकर फिर अस्पताल जाया करती थी। इस तरह कुछ दिन निकल गए। एक दिन अनामिका को उल्टियां होने लगी। ये देखकर सासू माँ अनामिका से कहने लगी, क्या हो गया बेटा अनामिका, अस्पताल चले क्या? सासू माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आप भूल गई हैं, मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ। मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। आप बहुत जल्दी दादी माँ बनने वाली है। हाँ। ये सुनकर सासू माँ बहुत खुश हो गई। थोड़ी ही देर में श्याम वहाँ पे आया और वो कहने लगा, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ अनामिका। अब तुम बस आराम करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अस्पताल भी नहीं। अगर मैं ना जाऊं तो क्या होगा वहाँ पे पेशेंट्स का? जब तक डिलीवरी का डेट नहीं आता मैं तब तक जाऊंगी। फिर उसने भी हाँ कह दिया। कुछ महीने ऐसे ही निकल गए। अब वो 7वें महीने की गर्भवती थी। उसके पति श्याम ने उससे कहा विश्राम लेने के लिए। वो भी राजी हो गई। अनामिका ने अपने अस्पताल की जिम्मेदारी उसकी दोस्त वसुधा को दे दिया और आराम करने लगी। 3 दिनों के बाद अचानक से टीवी पर कुछ ऐसी खबरें आ रही थी। एक अज्ञात बीमारी पूरे देश को हिलाकर रख दी है। क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी है, इसीलिए कई लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। इसीलिए सरकार ने बहुत ही सख्त कदम उठाए हैं। अस्पताल और दवाइयों की दुकान के अलावा कुछ भी खुले नहीं रहेंगे, सब कुछ बंद रहेंगे। इस बीच अनामिका को फोन आ जाता है। हेलो वसुधा, क्या हो गया बताओ। अनामिका, कई लोग एक अज्ञात बीमारी से जूझ रहे हैं। लोग अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं। यहाँ डॉक्टर और नर्स की कमी हो रही है। हमने कईयों को बुलाया, पर उनमें से कई लोग इस बीमारी से डरे हुए हैं। अनामिका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। ऐसा तक कि अस्पताल के बेड भी कम पड़ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोगों की मेरे आंखों के सामने जान जा रही है। मैं बहुत डरी हुई हूँ अनामिका। डरते हुए वसुधा ने कहा। ये सुनकर अनामिका वसुधा से कहने लगी, वसुधा तुम चिंता मत करो, मैं अभी आ रही हूँ। सारी बातें अनामिका ने अपनी सासू माँ को बताया। सासू माँ कहने लगी, बेटा अनामिका, इस वक्त तुम्हारे लिए बाहर जाना ठीक नहीं होगा। मेरी बात सुनो, घर पे रहो। सासू माँ, अगर मैं अभी नहीं गई तो लोगों की जान जा सकती है। मैं ही हूँ जो पेशेंट का देखभाल कर सकती हूँ। इस तरह बैठे रहना मेरे लिए सही नहीं होगा। आप समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह से कहकर वो अस्पताल के लिए निकल गई। वहाँ पर कई लोग जोर जोर से चिल्ला के रो रहे थे डेड बॉडीज को देखकर।
ये देख के अनामिका कहने लगी, हे भगवान, इंसान इस तरह चींटियों की तरह अपनी जान गंवा रहे हैं, आपको इन्हें बचाना होगा भगवान। ये सोचकर अनामिका अंदर गई। वहां उसकी दोस्त मरीजों का इलाज कर रही थी। वसुधा आंखों में आंसू लेकर अनामिका से कहने लगी, अनामिका, तुम आ गई हो। मैं बहुत डर गई थी। पिछले 4 दिनों से मैं घर तक नहीं गई। मेरे माँ और पिताजी मेरे लिए इंतजार कर रहे होंगे। ऐसे वक्त में मेरा घर जाना सही नहीं होता, इसीलिए मैं यहाँ पर रुक गई। चिंता मत करो अनामिका, मेरे गले में भी दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा कफ हो गया है। मुझे तो लग रहा है कि मुझे भी वो बीमारी हो गई है शायद। तुम उत्तेजित मत हो, ये सारी दवाइयां जाके ले लो। इस तरह से उसने कहा, फिर दवाइयां देके उसे सुला दी। फिर अनामिका वहां पर मरीजों का देखभाल करने लगी, जबकि वो खुद गर्भवती थी। फिर भी वो खुद ऑक्सीजन सिलेंडर उठाकर मरीजों की सहायता कर रही थी। पर कई लोग बिना बेड के हैं, कई लोग ऑक्सीजन की कमी से अपनी जान गंवा रहे हैं। ये सब देखने के बावजूद वो कुछ कर नहीं पा रही थी। तब तक शाम हो चुकी थी। अनामिका के पति श्याम ने उसे फोन किया। अनामिका, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम गर्भवती हो, क्यों तुम मरीजों का इलाज करने गई? ये कैसी बात हुई? तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? अगर अभी ना जाऊं तो फिर डॉक्टर होने का क्या फायदा? मैं एक धार्मिक क्षेत्र में हूँ। अगर मैं मुश्किल घड़ी में काम ना करूँ तो फिर मेरी पूरी पढ़ाई बेकार है। मेरे मरीजों को खोकर मुझे भुगतना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ जितने पेशेंट आ रहे हैं वो सारे बहुत तकलीफों में हैं। इस वक्त उन्हें मेरी जरूरत है। प्लीज तुम मुझे समझने की कोशिश करो। ये कहकर उसने फोन रख दिया। श्याम गुस्से से कहने लगा, अभी वहां पर उसे क्या करना है? ये कहकर वो जल्दी जल्दी अस्पताल के लिए निकल गया। वहां की परिस्थिति कुछ ऐसी थी। एक बार उठो माँ, 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 एक बार उठो ना माँ। इस तरह एक छोटा बच्चा अपने माँ के लिए रो रहा था और उधर दूसरी माँ अपने बच्चे के लिए कह रही थी, हे भगवान, आपने मेरे बच्चे को क्यों छीन लिया? उसके बदले मेरी जान ले लेते। पार्वती, उठो एक बार। इस तरह से एक माँ अपने बच्चे के मृत शरीर के बगल में बैठकर रोते रोते उसे कह रही थी। ये सब कुछ देखकर श्याम बहुत दुखी हो गया। वो अंदर गया, देखा अनामिका बहुत दुखी होकर एक इंसान को बिस्तर पे सुला रही थी और फिर ऑक्सीजन सिलेंडर उठाकर उसके पास ले आए। ये देखकर श्याम वहीं पे रुक गया और इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद अनामिका वहां पर आई। फिर अनामिका श्याम से कहने लगी, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? मैं गुस्से से यहाँ पर आया था तुम्हें जबरदस्ती घर वापस ले जाने के लिए, पर यहाँ की परिस्थिति देखकर मुझे समझ में आ गया कि इन्हें तुम्हारी जरूरत है। मुझे गर्व हो रहा है तुम्हें इस तरह देखकर। हम जैसे इंसानों के लिए तुम जैसे डॉक्टरों की बहुत जरूरत है अभी, पर सावधान रहना। श्याम ने इस तरह से कहा। फिर उसकी बातों पर अनामिका ने मंजूरी जताई। थोड़ी देर बाद दुखी होकर श्याम वहां से चला गया। अनामिका भी दुखी थी, पर उसे अस्पताल में रुककर लोगों का इलाज करना था। वो मरीजों का इलाज करने लगी, जबकि अनामिका खुद प्रेग्नेंट थी। वो कड़ी मेहनत कर रही थी और मरीजों का देखभाल कर रही थी। उसकी ये सेवा देखकर कई लोगों ने अनामिका की बहुत तारीफ की।